हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और इसी नज़दीकी को देखते हुए आप बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं। अब इसी सीरियसनेस को मैं बढ़ाने आ गया हूं, यानी आपकी हेल्प करने के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके। बिल्कुल आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी एंड आगे हैं, हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन के अंदर जो राजनीतिक दल है उनके बारे में। क्योंकि देखिए, आपका ये जो यूनिट है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट के अंदर, तो इसमें विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों को समझने वाले। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही फर्स्ट क्लास और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके संगठन को। इसके बाद वाले वीडियो में एक साथ हम समझेंगे अमेरिका और फ्रांस के राजनीतिक दलों को, ठीक है ना। और इस तरह से फिर लास्ट में आ जाएगा अपना चाइना के बारे में, जो एंड वीडियो होगा, यानी आपका जो चैप्टर है, सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपके लिए महा मैराथन क्लास शुरू होने वाली है। अगर सिलेबस पूरा होने में देरी है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपके 21 तारीख से आपके सब्जेक्ट की महा मैराथन क्लास शुरू होगी 8:30 बजे। तो रहिएगा तैयार 21 मार्च, ओके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं बहुत नज़दीक। अब बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दल की डेफिनेशन। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक दल एक, हम ऐसा कहेंगे कि लोकतंत्र के लिए एक प्राण का काम करता है। क्यों? क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के, बिना पॉलिटिकल पार्टी के न प्रजातंत्र की स्थापना हो पाती है, न एक लोकतंत्री सरकार, न एक लोकतंत्र का माहौल बन पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। हुबर ने लिखा है कि प्रजातंत्रात्मक यंत्र, यानी कि प्रजातंत्र अगर यंत्र है तो इसके सालन में राजनीतिक जो दल है ना, वह तेल की तरह है। क्या है? तेल। यानी प्रजातंत्र मान लीजिए गाड़ी है, प्रजातंत्र एक गाड़ी है, तो उसको चलाने के लिए जो अपने पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो एक पेट्रोल, एक कहने तेल का काम करते हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल कब से बनने शुरू हुए। क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटेन में तो राजतंत्र था और राजतंत्र आज भी है, लेकिन ये दलों की स्थिति यानी दल का इतिहास हम देखने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत से बात करें, आपको बताएं कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की हम जब स्थापना की बात करें तो इससे पहले आप जब ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का भविष्य है वह शायद कल्पना नहीं की जा सकती। और ब्रिटेन में तो स्पेशली राजनीतिक दलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर मैंने आपको पता हो पिछली बार काफ़ी टाइम कहा था कि ब्रिटेन में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं कि और दल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में आज तक का रिकॉर्ड देखा गया है कि हमेशा दो ही दल सत्ता में रहे हैं। जैसे अभी अपनी बात करते हैं, दो गठबंधन दल है ना अपने, जैसे बीजेपी और कांग्रेस का, वैसे ही वहाँ पर दो दल हैं, उनकी प्रमुखता ज़्यादा है और उनका जो पूरा जो प्रजातंत्र इन्हीं दल की गतिविधियों के आसपास घूमता है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्व है। और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की शुरुआत यानी इतिहास को हम देखें तो आपको सिंपल सा बताऊँगा कि 1688 में जब हम बात करें ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति है वो हो जाने के बाद ब्रिटेन में दो विश्व युद्ध राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ती है, उसी दौरान यानी 1688 के अंतर्गत दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी दो पॉलिटिकल पार्टी, दो राजनीतिक दल हैं, वो अस्तित्व में आए। कब से आए? दो राजनीतिक दल 1688 के बाद। और इन दो दलों का जो नाम था वो आप ध्यान रखिएगा। एक तो है व्हिग, क्या याद रखेंगे आप? एक तो याद रखिएगा व्हिग, ठीक है ना। दो राजनीतिक दल कब अस्तित्व में आए? 1688 के दौरान आए। और एक दल है टोरी, क्या दल है? टोरी। तो दो राजनीतिक दल आए, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं दलों से आगे जाकर नए दल बने थे। और जैसे अभी मैंने क्या बताया कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे भी देखिए द्विदलीय व्यवस्था है। तो लगभग 1688 से लेकर लगभग 150 सालों का जो इतिहास था, 150 वर्षों तक, 1688 से लेकर 150 वर्षों तक इन्हीं दलों ने राज किया बारी बारी से। कभी ये दल का राजा है, कभी ये दल का राजा है। लेकिन फिर समय बदलने वाला था, करवट लेने वाला था और एक दौर आया और वो दौर था 1832 का दौर। 1832 का दौर, इस दौर में कुछ चीज़ें बदल गई, यानी हम कहेंगे सुधार अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था? सुधार अधिनियम, ठीक है। जब सुधार अधिनियम पारित हुआ और इसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, क्योंकि सुधार अधिनियम के बाद
हम बात करें कि जो दल पहले थे व्हिग और टोरी, क्या थे, व्हिग और टोरी, उसकी जगह आगे दो नए दल बन गए, यानी उन्होंने अपना नया नाम ग्रहण कर दिया। और नया नाम ग्रहण कर दिया यानी इसने कर दिया उदार दल नाम हो गया। क्या हो गया, उदार दल नाम हो गया इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला दल क्या बन गया, अनुदार दल बन गया। क्या बन गया, अनुदार दल बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कब से हुआ, ये हुआ 1832 से, जब सुधार अधिनियम आया तब व्हिग से अनुदार बन गया और टोरी से उदार से और टोरी से अनुदार दल बन गया, ये दो दल अस्तित्व में आए। और इस तरह से धीरे धीरे वो दौर भी शुरू हो गया जिस दौर में ये दल अपना अपना मुकाम हासिल करने वाले थे। और इसी तरह से 1874 का जब दौर आया तो उस दौर में 1874 के अंदर उदार दल पदारूढ़ था और इसके कुछ संघर्ष अबकाव को छोड़कर 1905 के अंतर्गत अनुदार दल सत्ता में रहा। इस तरह से इन दोनों दलों ने कभी इसने राज किया, कभी इसने राज किया, कभी इसकी सरकार बनी, कभी इसकी बनी, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, जैसे बीजेपी और कांग्रेस होती है तो बीजेपी कभी सत्ता में रहती है, कभी कांग्रेस सत्ता में रहती है, इसी तरह से इनके भी यही रहा। ये मैं बात करूँ 1874 के आसपास, ठीक है ना, उस दौर की बात करें अगर तो काफ़ी चीज़ें हैं वो उदार दल के सपोर्टिव रही। उदार दल ने काफ़ी अच्छा राज किया, लेकिन कुछ दौर में अनुदार दल ने भी अपनी सरकार बनाने की शीर्षस्थायी कोशिश की। अब हुआ ये कि ये जो दोनों दल है ना, ये दोनों दलों में कुछ चीज़ें क्या थी, कॉमन थी, वो चीज़ मैं कॉमन बता रहा हूँ। दो चीज़ें यानी दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो दोनों दलों में कॉमन थी। तो जब समय बदला तो कुछ नया मांग रहे थे, वहाँ की शासन व्यवस्था। तो इन दो दलों में क्या चीज़ कॉमन थी जिस वजह से आने वाले समय में इन दलों का अस्तित्व संकट में पड़ने वाला था? तो मैं बताऊं, दोनों दल व्यक्तिगत संपत्ति, दोनों दल है वो व्यक्तिगत संपत्ति यानी पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, व्यक्तिगत संपत्ति हो या पूंजीवादी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है ना, दोनों दल व्यक्तिगत संबंधी पूंजीवादी व्यवस्था या संविधान की मूल बातों से सहमत थे। यानी ये हम कहें कि ये उच्च वर्गीय पार्टी थी। क्या थी, उच्च वर्गीय पार्टी थी। ये दोनों में कॉमन थी कि वे व्यक्ति की संपत्ति की हिमायती यानी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। जब दोनों दल इसी विचारधारा यानी देखो कुछ चीज़ें फर्क तो होगी लेकिन ज़्यादा कॉमन ये था, तो इस तरह से इन दलों की दाल गलने वाली नहीं थी आने वाले समय में। तो जब इन्हीं वजह से क्या हुआ, समय बदला और एक नया दल आया। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन थी, इस वजह से एक नया दल आया। उस दल का नाम था मजदूर दल, लेबर पार्टी। आपको पता होगा ना, आज़ादी के समय ये सरकार आई थी मजदूर दल की, तभी तो हमें आज़ादी मिली थी। आपको पता होगा ये, अगर आपने इतिहास में अपने राजनीतिक हलचल को देखा होगा तो मजदूर दल अस्तित्व में है। अब मजदूर दल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि मजदूर दल है वह एक मजदूर दल के नाम से आने से पहले 1900 के आसपास ये किसी और नाम से जाना जाता था। मजदूर प्रतिनिधित्व समिति के नाम से जाना जाता। क्या जाना जाता? मजदूर प्रतिनिधित्व समिति या प्रतिनिधि समिति मान लीजिए, ठीक है, इस नाम से ये जाना जाता था। यानी इस पार्टी का यानी इस समिति का मतलब था मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि ये दोनों पार्टी बड़े लोगों की पार्टी हुआ करती थी। तो मजदूर दल आया, वह उन निम्न वर्ग के हक की बात करने लगा या उसकी सपोर्ट की बात करने लगा। तो इस तरह से ये संगठन धीरे धीरे बनने वाला था। और जब 1906 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंतर्गत इस मजदूर दल था तो इसने कितनी सीटें प्राप्त कर ली? 24 सीटें। जो लोक सदन का चुनाव होता है ना, लोक सदन का इनका जो सदन है उसमें 24 सीटें प्राप्त की। और ये 24 सीटें प्राप्त करने के बाद इसने अपना लोहा मनवाया, यानी कहा कि मैं एक पार्टी हूँ जो आपकी कमियों को मैं पूरा कर इस ब्रिटेन की जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है इसको सुचारू करने वाली हूँ। तो मजदूर दल ने जब अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति अपनाई और जीता, उसी दौरान इसने अपना नाम ग्रहण कर दिया मजदूर दल। क्या नाम कर दिया? मजदूर दल नाम ग्रहण कर दिया। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि मजदूर दल है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा था। और ये जो मजदूर दल है वह एक सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। पहले ये जो मजदूर दल है वह एक सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। किसकी? उदार दल की। यानी हम कहेंगे, या ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, उदार दल की सहयोगी पार्टी। ये एक उदार दल की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी।
कौन? मजदूर दल। लेकिन अब ये होता है ना कि कभी अपना भी चिक्का आने वाला, चिक्का छलने वाला या चिक्का समगने वाला है, तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि वो तराजू देखा है ना, तराजू में क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ तराजू, अगर यहाँ पे कोई दो चीज़ लटक रही है, अगर एक चीज़ भारी होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी? हल्की होगी। तो इसी तरह इनमें हुआ। इनमें क्या हुआ कि धीरे धीरे एक ऐसा दौर आया कि मजदूर दल तो कमज़ोर पड़ गया और मतलब ये वो उदार दल जैसे जैसे कमज़ोर होता गया, मजदूर दल भारी होता गया। यानी धीरे धीरे मजदूर दल है वो उन्नति की ओर बढ़ने लगा। तो ये कमी किस में आई, यानी कौन कमज़ोर पड़ने लगा? उदार दल। तो इस तरह से धीरे धीरे अस्तित्व में मजदूर दल आ रहा था, उदार दल जा रहा था, उदार दल अपना अस्तित्व खो रहा था। और वो दौर भी आया जब मजदूर दल ने अपना खुद का मंत्रिमंडल बनाया। कब? 1924 में इसने खुद का अपना मंत्रिमंडल बनाया, यानी सरकार बनाई। इस तरह से ये तो धीरे धीरे हो गया, समाप्त की ओर बढ़ा और ये समकने लग गया, मजदूर दल अपने अस्तित्व में आ गया। और इस तरह से आने वाले समय में अगर बात करें, ये देखिए अब कुछ अगर मैं बताऊं कि 1924 से लेकर 1935 का एक ऐसा दौर था जिस दौरान यहाँ पर 3 दल हुआ करते थे। कौन से? मजदूर दल बन गया, उदार दल और अनुदार दल तो पहले थे। यानी द्विदलीय व्यवस्था है ब्रिटेन में, लेकिन एक दौर था 1924 से 35 के मध्य जब ब्रिटेन में 3 दल है वो राज कर रहे थे, 3 दल है वो राज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उदार दल है वो अपना अस्तित्व खोता गया, उदार दल कमज़ोर होता गया और उदार दल कमज़ोर होने से धीरे धीरे मजदूर दल है वो इम्पोर्टेंट होता गया। और 1945 की बात करूं अगर मैं, तो 1945 में एक स्वतंत्र पार्टी की सरकार बनाई, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की सरकार बनी। आपको पता होगा कब बनी? 1945। क्योंकि 1945 में जब मजदूर दल की सरकार बनी, इसी के आसपास 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो इसी दल ने पैरवी की कि भाई वहाँ पर भारतीयों को उनकी आज़ादी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मजदूर और निम्न वर्ग की हिमायती पार्टी थी। तो इस तरह से एक दल, उदार दल धीरे धीरे समाप्त होता गया और मजदूर दल और अनुदार दल, आने वाले समय में 2 ही दल बच गए। एक तो बच गया अनुदार दल, दूसरा बन गया मजदूर दल। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत इस मजदूर दल का कौन लीडर है या कौन इसको लेके चल रहा है, या इस पार्टी को किसने इसको महत्व दिया। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अपना 10 मिनट का जो टॉपिक है उस 10 मिनट में इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो तब तक ध्यान रखिए कि इस उदार दल का समापन हो जाता है। अब 2 पार्टी रहती है, तो अनुदार दल और दूसरा मजदूर दल। तो मजदूर दल का देखें तो मजदूर दल ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और 2005 में इसने अपनी सरकार बनाई। क्या बनाई? सरकार बनाई। 2005 में जब इसने अपनी सरकार बनाई तो इस पार्टी के एक नेता थे जिसका नाम था टोनी ब्लेयर। क्या नाम था? टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर ने इस पार्टी को एक कहते हैं ना स्टार पार्टी बना दिया, इस पार्टी को काफ़ी योगदान दिया। तो जब 2005 का जो चुनाव हुआ तो मजदूर दल सबसे टॉप पार्टी थी, क्योंकि मजदूर दल ने उस समय 403 सीटें जीती और ये फर्स्ट नंबर की पार्टी थी। अगर बात करें टोटल कितने मत इसने प्राप्त किए तो 35.2% मत इसने प्राप्त किए। और सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी थी? सेकंड नंबर पर जो पार्टी थी वह पार्टी कौन सी थी? अनुदार दल। कौन सी थी? अनुदार दल। और अनुदार दल ने वो सेकंड नंबर पार्टी थी तो इसने 167 वोट ही प्राप्त किए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पहले से थोड़े अधिक थे, लेकिन यह धीरे धीरे पार्टी कमज़ोर से थोड़ी मजबूत होती पार्टी नज़र आ रही थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ तक तो मैंने आपको ये समझाया कि मजदूर दल है वो पॉपुलर होता जा रहा था। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों की क्या विशेषता हैं, या ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकृति को धारण किए हुए हैं, तो उनकी क्या विशेषता बाहर निकलती है। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं पहले से, जिसको नोट भी कर लीजिएगा और साथ साथ में समझ लीजिएगा। तो पहले तो ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की विशेषता की बात कर रहे हैं तो पहली विशेषता आपके सामने है कि ब्रिटेन में क्या है, जो भी राजनीतिक दल हैं वो 2
के अंदर बटे होते हैं कि मान लीजिए ज़्यादा भी है, छोटे मोटे दल और भी है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया आज तक का इतिहास कि ब्रिटेन में 2 ही दल है वो प्रभावशाली होते हैं, जैसा कि भी मैंने बताया भी था। तो बाकी दल भी होते हैं लेकिन वो नाम मात्र सीटें या नाम मात्र के तहत ही वो अपनी जीत या सीट प्राप्त करते हैं। तो अगर भी देखा जाए तो ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की एक पद्धति, मतलब एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ब्रिटेन में 2 दलीय पद्धति यानी द्विदलीय होता है। जैसे अभी वर्तमान में, शुरुआत में मैंने टोरी और व्हिग दल की बात करी थी, वर्तमान में 2 ही यहाँ पे मजबूत दल है, एक तो है मजदूर दल, एक है अनुदार दल। तो इस तरह से इन 2 ही दलों का प्रभाव जमा हुआ है। इन 2 दलों की वजह से ब्रिटेन की राजनीतिक दलों की क्या विशेषता होगी, द्विदलीय पद्धति है। बात करते हैं दूसरी विशेषता जो आपके सामने है, सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। सुदृढ़ संगठन यानी ये इनके जो दल है ना, ये एक अच्छी बनावट के साथ होते हैं। ये दल है एकजुट और अटूट होते हैं, और इसके साथ यहाँ पर इनका जो संगठन होता है वो केंद्रीकरण होता है। यानी दल पूरी तरह से दल है वो, उसका प्रभाव, उसका क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह हैं वो हर जगह फैले होते हैं, लेकिन उसका नियंत्रण केंद्रीकरण होता है। ज़्यादा शक्ति प्रभाव केंद्र के पास होती है, इनको छूट जरूर दी जाती है, लेकिन पूरा केंद्रीकरण, इनकी जो संगठन की जड़ है वो केंद्र में होती है। तो ये जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो एक अच्छे संगठन में और एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति के दौर पे देखे जाते हैं, यानी इनके राजनीतिक दलों की बहुत बढ़िया विशेषता रहती है। अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कठोर अनुशासन। जो दल होते हैं ना उसमें डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। तो ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की बात करें तो इनके अंदर डिसिप्लिन है वो बहुत स्ट्रिक्टली अपनाया गया जाता है या अपनाया हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटेन में सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक परिणाम ये है कि वहाँ पे कठोर दलीय अनुशासन व्यवस्था देखी जाती है। और जैसा कि कार्टर ने भी कहा था, अब ब्रिटेन का विद्वान कार्टर ने कहा कि ब्रिटिश द्विदल या ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता और अनुशासन अमेरिकी वासियों के लिए प्रशंसा का विषय है, और अमेरिका वासी जलते भी हैं कि इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पर ब्रिटेन में है कि दल की बनावट अच्छी है, सुदृढ़ीकृत और स्टिक अनुशासन को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से इनके दलों की एक अच्छी बनावट है। क्योंकि अब कैसे, तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन में ये जो दल हैं वह ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोक सदन के प्रांगण में निश्चित तो होता है, लेकिन ब्रिटेन में ये जो द्विदलीय जो पद्धति, इसमें इनके दलों के द्वारा उनके सदस्यों, उनकी नीतियों का, उनके कर्तव्यों का पालन किया जाता है, और ये अपनी नीतियों के विरुद्ध या अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाते। जिस तरह से दूसरे देशों में देखा गया है कि वह वहाँ के जो दल है वह उनकी संसद के विरोध में जाकर काम करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर बारी आती है, ये हो गया नेक्स्ट, नेता की सर्वोच्च स्थिति। बिल्कुल, अब जैसे देखा होगा ना कि 2014 में एक लहर आई कि बीजेपी के एक प्रमुख नामचीन नेता मोदी जी, तो मोदी जी के नाम पर हर किसी ने वोट दे दिया। भले वो उनके पार्टी में भले कोई नामचीन व्यक्ति न भी होकर भी सीट मिल जाए तो वो भी उस समय जीत गया था, क्योंकि एक लहर थी। लहर मतलब एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नेतृत्व, उसकी पहचान को लोगों ने अपना लिया और उसी को फॉलो करते हुए वोट दिया था। वैसे ही ब्रिटेन में ज़्यादा देखा गया, ब्रिटेन में इनकी जो दल हैं, इनके दलों में इनके नेता की जो स्थिति है वो बहुत ही सर्वोच्च होती है। कहते हैं ना, एक लीडर की तरह काम करते हैं इनके नेता। तो ब्रिटेन में इनके जो भी दल होते हैं उनमें जो नेता होते हैं उनकी सर्वोच्च स्थिति होती है। और खुद ब्रिटेन के जो लोग हैं ना, वो मतदान जब करते हैं तो ये देखा जाता है कि फलानी पार्टी का नेता कौन होने वाला है, उसी नेता को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं। और देखा होगा कि 1990 और 2001 में अनुदार दल ने यही किया था, और काफ़ी बार ये देखा गया कि अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो अपनी नेता बदल लेती है, दूसरे नेता लाते, क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। और ब्रिटेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है कि ब्रिटेन में जो भी दल का नेता होता है वह उनकी स्थिति मजबूत होती है, वही वोट खींच के लाता है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निरंतर सक्रियता। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की ये बहुत बखूबी विशेषता है कि वे हमेशा एक्टिव रहते हैं। अपने जो राजनीतिक दल काफ़ी देशों के राजनीतिक जो दल है ना, वह चुनाव के समय ही बजते और गरजते हैं, बाकी के समय एकदम
शांत पानी की तरह बैठे रहते हैं और चुपचाप काम करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये दल भले चुनाव का दौर हो या चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, ये दल हमेशा अपने कार्यों में, अपने पार्लियामेंट में या अपने जनता के मध्य एक्टिवनेस के तौर पे या एक सक्रिय तौर पे काम करते नज़र आते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि इनका माहौल है वो एक्टिव रहता है और ये सक्रिय पार्टी की तरह या सक्रिय एक नेतृत्व प्रदान करने की तरह काम करती हैं। क्योंकि बाकी पार्टियों की देखी जाए तो वो उदासीन हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सत्ता पार्टी मजबूत है तो उसके लिए विपक्ष पार्टी भी अपने आप को एक्टिव रखती है। संयम समझौते की प्रवृत्ति, ये ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की विशेषता है कि वे अपने आप में संयम और समझौते को अपनाते हैं। अब सर कहेंगे कैसे? तो देखिए, ब्रिटिश राजनीतिक दलों का ये महत्वपूर्ण लक्षण है। ब्रिटिश प्रजातंत्र को सफल भी यही बनाता है कि उनमें संयम, कहते हैं संयम रखिए, तो संयम सबसे बड़ा गुण होता है। और इसी को देखे जाए तो इनके जो शासक दल हैं वह विरोधी दलों को स्वीकार करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, या विरोधी दल भी उन्हें मानते हैं। बहुमत दल को जनता को शासन करने की उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। तो इस तरह से इनका पक्ष और विपक्ष जब दोनों दल होते हैं तो उनको जब अपनी सरकार को चलाना होता है तो वे अपने संयम और समझौते से कार्य करते हैं, यानी ये इनकी एक प्रवृत्ति, एक नेचर पाया जाता है। और लास्ट, ब्रिटेन की राजनीतिक दलों की क्या विशेषता है? लूट का अभाव है। वहाँ पे क्या है? लूट का अभाव। लूट का अभाव मतलब कैसे? देखिए, अमेरिका में अगर बात करें राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है तो उसमें स्थायी पदाधिकारियों का एक बड़ा रूप देखा जाता है जो लूट प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, या राष्ट्रपति को विजय बनाने के लिए वहाँ पे लूट प्रवृत्ति अपनाई जाती है। लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वही सरकार की चुनावी गतिविधियों को, प्रशासनिक व्यवस्था को कार्य करने की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। यानी अमेरिका के मुकाबले ब्रिटेन में लूट प्रवृत्ति काफ़ी कम देखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य है वह चुनावी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो ये मैं चीज़ें आपको वो क्या बताई, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है कि ब्रिटेन में जो भी ये राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों की क्या विशेषता होती है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब थोड़ा सा रह गया टॉपिक कि ये जो दो दल है ना, इनके संगठन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कैसे संगठन के रूप में कार्य करते हैं, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो दलों में से एक महत्वपूर्ण दल की बात करें, अनुदार दल को लेते हैं पहले, क्योंकि अनुदार दल पुराना है इसलिए ये टोरी दल का एक प्रतिनिधित्व करता था। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुदार दल, इसका संगठन एवं संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अनुदार दल जैसा कि आपको नाम से पता हो जाता है कि ये पार्टी है वो किस तरह से काम करने वाली है। तो ब्रिटेन में अगर बात करें ये पार्टी किस उद्देश्य को अपनाए रखी है, पहले ये उच्च वर्ग की पार्टी हुआ करती थी, ठीक है ना, लेकिन इस पार्टी के नाम से ही पता है ये ब्रिटेन के परंपरागत आचार विचार और संस्था को बनाए रखने की समर्थक है। ब्रिटेन की आचार विचार, यानी ब्रिटेन के जो परंपरागत, मैंने लिखा नहीं, ब्रिटेन की परंपरागत यानी अपने परंपरागत रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उन रीति रिवाजों को और ऐसी ही परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में है तथा तो इस दल के बारे में बताएं तो पहला इनका ये एक उद्देश्य रहता है, ठीक है, कि ब्रिटेन में जो भी परंपरागत आचार विचार, जो रीति रिवाज, रूढ़िवादिता है, उनको ये बनाए रखना चाहती है। और जो परंपरागत संस्थाएं हैं, अब कहेंगे सर परंपरागत संस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे अगर मैं बताऊं कि स्थापित सर्स है, राजमुकुट साम्राज्य है, निजी संपत्ति या पूंजीगत कुलीन वर्ग वगैरह जो है, इन तरह की सिस्टम, इन तरह की व्यवस्था, उन तरह के विचारों को ये बनाए रखना चाहती है। अनुदार पार्टी, जैसा नाम है उस तरह से ये पार्टी अपना काम करती है। तो पार्टी प्राचीन है और काफ़ी हद तक और काफ़ी बार इसने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन इनमें भी एक दौर आया 1975 की जब बात करें तो 1975 में इस दल ने अपनी नीति में परिवर्तन किया था। अब ये दल कब बना हो तो मैंने आपको बताया था कि 1688 के आसपास ये दल है वो प्रवृत्ति के रूप में एक उनके राजनीतिक मंच पे उपलब्ध हुए थे। लेकिन फिर 1975 की बात करें तो इस पार्टी ने जो अपनी नीति थी इस नीति को बदल दिया।
क्यों बदल दिया? क्योंकि ये पार्टी जो 1974 का जो चुनाव थी, 74 का जो चुनाव यानी थप्पड़ लगी ना 74 की, ठीक है ना, तो 75 में उन्होंने अपनी नीति बदल दी कि भाई हमें जीतना है तो हमें कुछ बदलना होगा, कुछ करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के जो नेता थे ना, एडवर्ड हीथ, इनके अपने पार्टी के जो नेता थे एडवर्ड हीथ, इसको उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह इस पार्टी ने अपना नेता बदलकर नया नेता लगा, नया नेता बनाया जिसका नाम था मार्गरेट थ्रेचर। और इसके नेतृत्व में इस पार्टी ने काफ़ी बढ़त हासिल भी की और इस पार्टी ने अब नया जो मुकाम, नया जो रास्ता अपनाया या नई जो नीति अपनाई वो अपनाई समाजवाद का विरोध। समाजवाद का विरोध यानी समाजवाद का विरोध किया जाएगा और दक्षिण पंथ का समर्थन, और दक्षिण पंथ तो समझ में आ गया, ये इस पार्टी ने अपना अस्तित्व स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से ये पार्टी धीरे धीरे वापस से अपने अस्तित्व में आई और इस पार्टी ने 1987 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो नीति अपनाई उसका परिणाम ये हुआ कि ये पार्टी आम जन के मध्य पॉपुलर होती नज़र आई। और इस पार्टी की अगर बात करें, संगठन कार्यालय की वगैरह की बात करें तो जैसे वगैरह काफ़ी हो गए। संगठन की बात करें तो ये पार्टी 1832 के सुधार अधिनियम के बाद धीरे धीरे अपने मतदाताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान देती गई और ये पार्टी अपने संगठन और अपने स्थापन को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पार्टी ने 1876 में अपना एक ऑफिस कार्यालय भी स्थापित कर दिया। कहने का मतलब है कि डिज़रेली के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, डिज़रेली के नेतृत्व में इस पार्टी ने केंद्रीय कार्यालय खोला कि भाई काम करना है तो कार्यालय होना चाहिए ताकि ये पार्टी अपने विभिन्न तरह के विचार, व्यवस्था, नई नीतियों के ऊपर चर्चा कर सके। तो 1870 में इसने अपनी पार्टी ने अपना एक केंद्रीय कार्यालय खोला और इस कार्यालय के अंदर समय समय पर संगठन में परिवर्तन वगैरह करने की व्यवस्था इसने अपनाई। अब बात करें कि इस पार्टी में ये पार्टी जो है ये जैसे अनुदार, ये जो पार्टी है, इस अनुदार पार्टी का संगठन किस तरह से काम करता है, इस पार्टी में कौन कौन होता है या किस तरह से काम करती है। तो इस पार्टी में जो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट तो कौन, नेता ही है। कौन है? नेता है, क्योंकि नेता के द्वारा ये पार्टी चमक दमक करती है। अब यहाँ पे ध्यान करें कि एक तो नेशनल यूनियन का सभापति इस पार्टी को संभालता है। कौन? नेशनल यूनियन का सभापति है, वो इस पार्टी को संभालने का काम करता है। और दूसरी ओर इस पार्टी का दल को संभालने के लिए दलीय सभापति होता है। इस पार्टी की जैसे एक बीजेपी पार्टी, इसको पूरी कंट्रोलिंग व्यवस्था नियंत्रण करने के लिए कार्यालय व्यवस्था, सचिव वगैरह काम होते हैं ना, वैसे फिर इसके अंदर इस सभापति के नेतृत्व में नेशनल यूनियन है वो काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका सिस्टम बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। फिर इसके नीचे जो अंडर में काम करते हैं वो यानी नेशनल यूनियन के नेतृत्व में अंडर में काम करने वाली केंद्रीय परिषद होती है। इनकी कौन होती है? केंद्रीय परिषद होती है। और केंद्रीय परिषद के नीचे इनकी कार्यकारिणी समिति होती है। क्या होती है? कार्यकारिणी समिति होती है जो इनके लिए काम करती है। और लास्ट इनके जो नीचे होता है वो परामर्श समिति होती है। कौन सी होती है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, परामर्श समिति होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये नेशनल यूनियन सभापतित्व के रूप में ये काम करती है। अब दलीय सभापतित्व के रूप में ध्यान रखें तो इसके नीचे इनका एक केंद्रीय कार्यालय होता है, सभापतित्व के रूप में काम करता है, केंद्रीय कार्यालय होता है। अब केंद्रीय कार्यालय के अंडर में जो आता है वो 12 प्रांतीय परिषदें होती है और ये परिषद दोनों सेम होती है, इधर और इधर 12 प्रांतीय परिषद। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का आप ध्यान रखिए क्योंकि थोड़ा डाउन है इसलिए तो राइटिंग आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा अब बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर इसके नीचे जो होते हैं वो 2 लेवल पर होते हैं। एक तो परामर्श समिति होती है जो यहाँ पे मैंने बताई, परामर्श समिति। ठीक है ना, एक तो परामर्श समिति होती है और एक होती है निर्वाचन क्षेत्रों के संघ के लिए समिति, यानी निर्वाचन के लिए संघ समिति। तो इस तरह से यह संगठन बनता है इस पार्टी का और ये पार्टी अपने इसी संगठन के दौरान काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनुदार दल एक संगठन होता है तो इस संगठन की मीटिंग भी तो होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इस पार्टी का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है, एक वर्ष में एक बार वार्षिक अधिवेशन होता है। क्या होता है? वार्षिक अधिवेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा।
और इस तरह से देखा जाए तो इस दौरान ये अपने आगामी कार्य नीति वगैरह उस पर चर्चा करती है। तो ये मैंने बताया अभी अनुदार दल के बारे में। अब मजदूर दल को फटाफट से देख लेते हैं। तो मजदूर दल को भी समझ लीजिए। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से इसको करने का जरूरत करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। मजदूर दल, ठीक है। तो मजदूर दल की जैसे बात करें तो ये बाद में ट्रेंड में आया था और इसी तरह से इस विधिवत इसकी जो स्थापना है, विधिवत यानी कानून तौर पे, तो विधिवत इसकी जो स्थापना है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना 1900 के आसपास हुई थी। 1900 जैसे मैंने इससे पहले बताया ना, यानी विधिवत इस स्थापना वो कब हुई थी? 1899 यानी 1900 के आसपास हुई थी और ये एक कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के द्वारा हुई थी। और इस तरह से बात करें तो विधिवत 1899 और इसका एक कांग्रेस के अंतर्गत नामांकन की व्यवस्था है, यानी कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यानी संसद जो पार्टी को एक पंजीकरण पार्टी के तौर पे दर्जा देती है। तो 1900 में सन 1900 में यह पार्टी अपने अस्तित्व में आई, ठीक है ना। संगठन विधिवत रूप हुआ, अस्तित्व 1990 में हुआ, ध्यान रखिएगा। और 90 में यह पार्टी किस नाम से जानी जाती थी? श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति, जो मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया था, ठीक है ना। श्रमिक प्रबंध समिति के रूप में, ये प्रबंध नहीं है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना। लेकिन 1906 में जैसे ये इस पार्टी ने अपना चुनाव जीता था, ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टी पॉपुलर हो गई और ये पार्टी अपने नाम के रूप में, वास्तविक रूप में अपने नाम और काम से जानी जाने लगी मजदूर दल के रूप में, मजदूर दल के रूप में। अब बात करिए ये जो पार्टी है वह नाम से पता है ये पार्टी किन के हक की बात करती है? मजदूरों के हक की बात करती है और अन्य निम्न वर्ग के हित का साधन के तौर पे काम करती है। क्योंकि यह मजदूर लेबर पार्टी है, तो जब लेबर पार्टी है तो निम्न वर्ग के हित साधन की दृष्टि से यह काम करती है, हितों को ध्यान में रखती है। और इस तरह से यह पार्टी है वह समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्री समाजवाद में विश्वास करती है, लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करती है। तो ये तो हो गई इसकी सोच के बारे में कि ये पार्टी किस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं इस पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान की थी एक दौर में, और वह दौर था इसका, जैसे बात करें तो 1992 में, ठीक है ना, 1992 में। क्योंकि इस पार्टी की जैसे मैंने बात की कि 1945 में इस पार्टी को अच्छा नेतृत्व मिला था और ये पार्टी एक मंत्रिमंडल बनाने में साकार हुई थी। लेकिन इस पार्टी की बात करें तो इस पार्टी को मजबूत और आधुनिकीकरण करने में, मजबूत एवं आधुनिकीकरण करने में किसने योगदान दिया? टोनी ब्लेयर ने। किसने? टोनी ब्लेयर ने इस पार्टी को काफ़ी हद तक योगदान दिया और इस पार्टी को आधुनिकीकरण बनाया और ये पार्टी अपने उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती गई। अब ध्यान रखें कि इस पार्टी की बात करें तो इस पार्टी की 1918 तक तो क्या था कि इस पार्टी में वही इसका मेंबर बन सकता था, यानी इस पार्टी का मेंबर बनने के लिए इस पार्टी से जुड़ना पड़ता था। लेकिन 1918 के बाद इस पार्टी ने अपना सिद्धांत बदल दिया, अब हर कोई सीधे मजदूर पार्टी से जुड़ सकता है। इन्होंने अपने रणनीति में सुधार किया और ये पार्टी जो है उनके अलग अलग संगठन है, 600 से अधिक लोक निर्वाचन क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जो स्थापित हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रीय समूह में मिलकर काम करती है। लेकिन ये पार्टी है, इस पार्टी का संगठन कैसा है? तो संगठन की मैं आपको बात करता हूँ कि पार्टी किस तरह से संगठन में काम करती है। जैसे अभी मैंने अनुदान दल की बात बताई, तो ये पार्टी है वह विभिन्न तरह के संगठन के रूप में काम करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनका संगठन बता रहा हूँ कि एक तो ये जो पार्टी है उसका एक मजदूर संघ होता है। क्या होता है? एक तो मजदूर संघ होता है इसका, एक दल के स्थानीय संगठन इससे अंग होते हैं, दल के स्थानीय संगठन, ठीक है। तीसरे होते हैं समाजवादी तथा व्यावसायिक पार्टी, समाजवादी तथा व्यावसायिक
पार्टी, यानी ये पार्टी पूरी तरह किस तरह से काम करती है, इसकी क्या यूनिटी है, किस तरह से ये पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो इसके अंदर कहा गया है कि इसके संगठन में मजदूर संघ होता है, दल के स्थानीय संगठन होते हैं, और फिर बात करें कि नेक्स्ट है समाजवादी तथा व्यावसायिक पार्टी। समाजवादी तथा व्यावसायिक पार्टी इसका अंग होती है, और सहकारी सोसाइटियाँ इसके अंग होती है। सहकारी सोसाइटी जो इकाइयाँ हैं वो इसका अंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका वार्षिक अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन होता है, यानी ये बात करें कि वार्षिक अधिवेशन की जब बात करें तो 27 सदस्यीय की एक समिति होती है, और ये समिति है वह वार्षिक अधिवेशन में भाग लेती है। इसका एक केंद्रीय कार्यालय भी होता है, और ये एक राष्ट्रीय मजदूर समिति का भी गठन करती है। तो ये अपने इस संगठन को महत्वपूर्ण रूप में अस्तित्व बनाए रखते हुए ही काम करती है। इनका एक व्यवस्थित संगठन कार्यालय और एक व्यवस्थित सिस्टम होकर ये पार्टी काम करती है। तो आज हमने जो बात करी है ब्रिटेन के दल की विशेषता, महत्व और इनके जो दो प्रमुख पार्टीज है उनके बारे में मैंने चर्चा करी। अब आने वाले वीडियो में हम अमेरिकी पार्टी के बारे में, अमेरिकी राजनीतिक पार्टी उनके महत्व प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।